बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। आज तीन मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। आईनी तरामीम का मामला, उसके ऊपर कुछ डेवलपमेंट्स हैं वो आपके सामने रखेंगे, जबकि एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और बड़े एहतजाज की कॉल दे दी है, उस पर तफसील से बात करते हैं। और अली अमीन गंडापुर साहब आज भी वजाहतें देते रहे, लेकिन उनकी वजाहतों को कोई कबूल नहीं कर रहा, उसकी क्या वजह है और जो आज उन्होंने सूरत हाल बताई उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले तरामीम। इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो सबसे बड़ा तनाज़ा है या वजह तनाज़ा है वो है मुजव्वज़ा आईनी तरामीम, जो कि हुकूमत लाना चाहती है अदलिया से मुताल्लिक। और सूरत हाल इस वक्त ये बनी हुई है कि वो तरामीम जो है मुजव्वज़ा, वो हुकूमत और तहरीक इंसाफ दोनों के लिए बका का मसला बनी हुई है। अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हुकूमत का, यानी कि ये इंप्रेशन है हुकूमत की तरफ से जो मिलता है कि अगर वो इन आईनी तरामीम को करने में नाकाम होती है तो फिर उनकी छुट्टी का सामान जो है वो तैयार है और लिहाजा उनकी छुट्टी हो जाएगी। उसकी वजूहात हैं, उस पर बात करते हैं। जबकि तहरीक इंसाफ ये समझती है कि अगर ये आईनी तरामीम हो गई तो फिर तहरीक इंसाफ की छुट्टी है, फिर उनके लिए भी यानी कि सामान जो है पैकअप है सारा। अब इसकी वजह क्या है? और तीसरा फरीक इसमें जो है वो मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान है। यकीनन ये जो तरामीम है वो जज साहिबान से मुताल्लिक हैं, वो भी इसमें फ़रीक हैं। यानी आईनी अदालत का क़याम होगा, वहाँ तैनाती होगी, मामलात वहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट जो मौजूदा है उसकी जो हैसियत है वो ऑब्वियसली उसमें कमी आ जाएगी, और जो चीफ़ जस्टिस साहब से खदशात हैं हुकूमत को वो दूर हो सकते हैं अगर वो ये तरामीम कर लेते हैं। और जो तहरीक इंसाफ को उम्मीदें वाबस्ता हैं आने वाले चीफ़ जस्टिस से, जो कि वो जिसका इजहार भी करते रहते हैं, तो उन पर भी पानी फिर जाएगा। तो ये मल्टीलैटरल एक इशू है। और अब इसमें काउंट डाउन जो है वो तो शुरू हो चुका है। 25 अक्टूबर यानी कि एक डेट है, कटिंग डेट जिसको कह सकते हैं, उससे पहले पहले हुकूमत ये करना चाहती है और बीच में आ गई आपकी SCO कॉन्फ्रेंस। उसकी वजह से हुकूमत जो है वो ठंडी हो गई। एक बार कोशिश की, उसमें नाकाम हुए, और नाकामी की बुनियादी वजह थे मौलाना फजलुर रहमान साहब, उनको वो राज़ी नहीं कर पाए। जो अब खबरें आ रही हैं उन खबरों के मुताबिक मौलाना साहब, माफ़ कीजिएगा, मौलाना साहब जो है उन्होंने मशरूत आमादगी वो ज़ाहिर कर दी है। अब मशरूत आमादगी अगर मैं इसको नैरो डाउन करके सिंप्लीफाई कर दूँ, सिंप्लीफिकेशन ये है कि फ़िल वक्त जो आईनी अदालत का क़याम है, जो कि इस वक्त हुकूमत के लिए सबसे बड़ा यानी कि चैलेंज बना हुआ है। चैलेंज से मुराद ये है कि वो इसको हर सूरत अचीव करना चाहते हैं, आईनी अदालत का क़याम। इसके ऊपर तो इत्तफाक है उसूलन पीपल्स पार्टी का भी, नून लीग का भी और मौलाना फजलुर रहमान साहब का भी। अब वो कुछ उनकी जो रिजर्वेशन हैं, जो नोक पलक होगी, उसमें वो यकीनन मौलाना साहब अपना जो मौक़िफ़ है वो सामने रखेंगे। आज की खबर के मुताबिक 80% उनका जो ड्राफ्ट है वो तैयार हो चुका है और वो शेयर करेंगे हुकूमत के साथ, और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो ड्राफ्ट होगा वो शेयर करेंगे इनके साथ। इस चीज़ के ऊपर उनका इत्तफाक हो चुका है। और एक और चीज़ जो मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से है, मैंने पहले भी गुजारिश की कि काजी फाइज ईसा साहब के ऊपर वो राज़ी नहीं है बावजूद, और वो चाहते हैं कि ये कोई भी ऐसा काम ना हो जो पर्सन स्पेसिफिक लगे, इसलिए काजी साहब को जो है वो साइड पे कर दिया जाए और मामला जो है आगे बढ़ाए जाएँ। अब इस वक्त तक जिस चीज़ पे इत्तफाक नज़र आ रहा है और जो मेरा ख्याल है मरहलावार ही ये काम करने का यानी कि इंप्रेशन मिल रहा है हुकूमत की तरफ से कि चीज़ें अगर एक वक्त में नहीं होती तो इनको मरहलावार कर लेते हैं, और मरहले के अंदर सबसे पहले जो तरजीहात में है वो आईनी अदालत का क़याम है। अब आईनी अदालत का क़याम, उसके जजेस के तकर्रुर का तरीक़ाकार और जो उसके इख्तियारात होंगे, ये सारी चीज़ें जो हैं मेरा ख्याल है प्राइमरीली इसके ऊपर ज़्यादा काम हो रहा है। और अब इम्कान ये भी ज़ाहिर किया जा रहा है आज की खबरों के मुताबिक कि हुकूमत SCO के बाद अब इसे यानी चीज़ को सामने लाएगी, और SCO ख़त्म होगी तो साथ ही ये कार्रवाई जो है उसका आगाज़ कर दिया जाएगा। इन बिटवीन मौलाना साहब को और जो पीपल्स पार्टी और नून लीग है, तीनों का मुश्तरका जो मुत्तफ़िक का एक ड्राफ्ट होगा वो तैयार करके वो पब्लिक भी कर दिया जाएगा। ये बात भी सामने आ रही है। अब इस वक्त जो सूरत हाल है वो है क्या? इस वक्त तहरीक इंसाफ हर सूरत इस तरह यानी कि जो अमल है तरामीम वाला या आईनी अदालत के क़याम वाला, तहरीक इंसाफ और वकला की एक कसीर तादाद वो इसकी मुखालिफ है और वो इसकी मुखालफत कर रही है। आज ही इसी ज़मन में तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दे दी। वो एहतजाज उनका अक्रॉस पंजाब है और उसको मरहलावार शुरू किया गया। 11 अक्टूबर से लेके 14 अक्टूबर तक 2-2, 3-3 शहरों में या डिवीजन्स के अंदर उनके ये एहतजाज होंगे। अब जो उन्होंने कॉल दी है उसके अंदर इनका 11 अक्टूबर को जो एहतजाज होगा वो मुल्तान और साहिवाल में होगा, और उसके बाद 12 अक्टूबर को गुजरांवाला और सरगोदा में होगा, और 13 अक्टूबर को डेरा गाजी खान डिवीज़न में होगा, 14 अक्टूबर को लाहौर और फैसलाबाद में मुजाहरे होंगे। तो ये अब तकरीबन पूरा पंजाब है, और पंजाब आपको मालूम है कि मरीम नवाज साहिबा ने अभी तक तो इनको इजाज़त नहीं दी, और अब उनके लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बनने जा रहा है, क्योंकि इसकी डेट्स जो हैं वो तो 11 से लेकर 14 तक हैं, यानी तकरीबन 11, 12, 13, 14 4 दिन हैं और पूरा पंजाब है। और तहरीक इंसाफ का ये बहुत बड़ा इम्तहान होगा। उसकी वजह यह है
कि जो वाक़यात ये डी चौक वाले हुए उसकी बाज़गश्त अभी भी मौजूद है, और जो कुछ हुआ वो एक मेरा ख्याल है कि ट्रेलर है। पंजाब हुकूमत जो है वो तो वैसे ही उन्होंने इनकार किया हुआ है इनको, यानी एहतजाज के हवाले से, और वहाँ पे 144 का निफाज भी कर देते हैं। पिछले एहतजाज के दौरान भी उनको बड़े मसाइल का सामना करना पड़ा, और जो लियाकत बाग में हुआ था उसके आज भी मुकदमा जो है वो दर्ज हो रहे हैं। गालबन 25 रहनुमा जो हैं उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी आज जारी हुए हैं दहशतगर्दी अदालत जो है रावलपिंडी की, वहाँ से, जब इनके यानी कि एक किस्म का क्रैक डाउन है और उनको पकड़ने के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं, और जो लीडरशिप है वो ऑलरेडी अंडरग्राउंड है। अब लीडरशिप का मामला जो है बिलखुसूस अराकीन पार्लियामेंट जो है उनका, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसकी जो बुनियादी वजह है जो डी चौक पे नज़र नहीं आए, उनकी वजह यह है कि हुकूमत कोशिश कर रही है इनके बंदे तोड़ने की, और तहरीक इंसाफ ने ये पॉलिसी वजह की है कि वो अपने बंदों को अंडरग्राउंड कर देगी, वो किसी भी जगह पे कहीं भी मौजूद ना हो, ताकि ना उनको अगवा किया जा सके और ना उनको यानी कि लालच देकर या किसी भी तौर पर उनको कायल किया जाए अपनी वोट के लिए। तो वो उन्होंने ये पॉलिसी जो है इख्तियार की है और उस पर कारबंद है। लेकिन सवाल ये है कि क्या जो हुकूमत के दावे थे कि वो बंदे तोड़ चुकी है, तो यानी कि वो फिर इसका मतलब है गलत साबित हुए। अब तहरीक इंसाफ के पास ऑब्वियसली नंबर्स का वो तो होगा, शुमार सारा होगा कि कौन कौन सा बंदा जो है वो उनके साथ है, किसके टूटने का खदशा है। वो अपनी जगह पे कॉन्फिडेंट है कि उनका कोई भी बंदा, आज भी तहरीक इंसाफ जो है हुकूमत से सवाल कर रही है कि आप बताएं आप कैसे बंदे पूरे करेंगे अगर मौलाना मिल भी जाएं, क्योंकि मौलाना के मिलने के बावजूद इनका नंबर पूरा नहीं होता, इनको ज़रूरत पड़ेगी आज़ाद लोगों को तोड़ने की। अब वो कैसे तोड़ेंगे ये तो हुकूमत जब करेगी तब पता चलेगा। उनका मौक़िफ़ ये है कि अगर 2 अक्सरियत होगी तो हम तरामीम कर लेंगे, और अगर नहीं होगी तो नहीं कर सकेंगे। लेकिन ये बात वो बड़े कॉन्फिडेंस से करते हैं। कॉन्फिडेंस में ये रिफ्लेक्ट होता है कि जैसे उनके पास नंबर पूरे हैं। बहरहाल इसमें अब कोई लंबा टाइम तो है कोई नहीं, ये मेरा ख्याल है हफ्ता 10 दिन की गेम है सारी। तहरीक इंसाफ ने अपना जोर आजमाना है, जिसका वो पंजाब में यानी कि वो आगाज़ करने जा रहे हैं 11 अक्टूबर से। ये जो 4 दिन का दौरानिया होगा, मेरा ख्याल है ये एक और बड़ा तशवीशनाक दौरानिया होगा, जबकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो दीगर ममालिक के सरबराहान हैं या उनके वफूद हैं, उनकी आमद का सिलसिला शुरू हो जाएगा, और यकीनन उनकी एम्बेसीज़ यहाँ पे मौजूद हैं, उनको पूरी रिपोर्ट मिल रही होगी। अगर पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ख़राब होती है, ये बात अपनी जगह दुरुस्त कि वो सारा मामला विफाक के अंदर होगा और ये सारा मामला पंजाब के अंदर होगा। हो सकता है तहरीक इंसाफ अपने इस मामले को इस कदर यानी कि ऊपर लाना चाहती है कि आलमी बरादरी सारी देखे कि पाकिस्तान के अंदर जिन लोगों के साथ वो डील कर रहे हैं, यानी कि जिस हुकूमत के साथ, उसकी लेजिटिमेसी को यहाँ पे चैलेंज किया हुआ है एक जमात ने, यानी कि इनके ऊपर ये इल्ज़ाम हैं कि धांधली की पैदावार हैं वगैरह वगैरह। तो वो रोज़ उनको ब्रीफिंग भी मिलेगी जो यहाँ पे हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान आएंगे। बहरहाल तहरीक इंसाफ जो है वो पीछे नहीं हट रही और दबाव उसने बरकरार रखा हुआ है, और अपने तई अंदर खाते में हुकूमत बावजूद इसके कि SCO वाले मामलात में वो बिजी हैं। लेकिन जो दूसरा फ्रंट है जिसके ऊपर उनकी नज़र है और जिसके ऊपर उनकी बका है, वो यही समझते हैं, उसके लिए वो मुसलसल कोशां है और देखते हैं कि उसमें से यानी कि वो पटारी में से क्या निकालते हैं। अब इंतज़ार जो है वो SCO का है, तैयारी दोनों तरफ से हो रही है। तहरीक इंसाफ के पास एहतजाज का इख्तियार है, वो भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। पंजाब फिर मैदान जंग बनेगा, ये मैं आपको पेशगी बता रहा हूँ, क्योंकि मरियम साहिबा वो कतई तौर पर इनको इजाज़त नहीं देंगी। लेकिन तहरीक इंसाफ जो है वो भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो ये आमना सामना होगा, इसके क्या नतीजे निकलेंगे ये आपको उस वक्त ज़रूर आगाह करेंगे। इस वक्त की यही सूरत हाल है, और हुकूमत जो है उसको खौफ आज भी लाहक है। उस खौफ का इजहार आज वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने एक टॉक शो में किया। उनसे सवाल हुआ कि आपने ये बात की थी कि जो तहरीक इंसाफ है उनकी नज़रें 25 अक्टूबर के ऊपर हैं या अक्टूबर के महीने के ऊपर है जब चेंज ऑफ कमांड होगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो क्या वो खौफ और ख़दशा आपको आज भी मौजूद है? तो उनकी जानिब से इसका जवाब मस्बत में दिया गया। उन्होंने कहा जी बिल्कुल खदशा मौजूद है। उसी चीज़ के पेश नज़र हुकूमत जो है उसकी भरपूर कोशिश है कि 25 अक्टूबर से पहले आईनी अदालत का क़याम अमल में आ जाए। जब आईनी अदालत का क़याम अमल में आ जाएगा और जो उसके इख्तियारात हैं और जो तकर्रुर है जज साहिबान का या उसके चीफ जस्टिस का वो हो जाएगा, इसका मतलब ये होगा कि जो इख्तियार इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के पास है वो मुंतकिल हो जाएगा आईनी अदालत के आईनी मामलात का। तो इसलिए अगर वो चीफ जस्टिस मंजूर अली शाह साहब बन भी जाते हैं तो हुकूमत की नज़र में वो असर जो था उसको ज़ाइल करने में कामयाब हो जाएंगे, यानी कि वो बेअसर हो जाएंगे। वो अगर मैं सादा अल्फाज में बताऊं कि वो तमाम तर उम्मीदें जो तहरीक इंसाफ को वाबस्ता हैं मंसूर अली शाह साहब से बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि उनका यही मौक़िफ़ है और कहीं दुरुस्त भी नज़र आता है कि काजी साहब उनके जो जायज़ इशूज़ हैं उनको भी एड्रेस नहीं कर रहे और उनके जो फैसले आ रहे हैं वो इनके खिलाफ आते हैं, इसलिए उनको इनसे उम्मीद नहीं है।
और आने वाले चीफ जस्टिस साहब जो हैं उनसे उनको उम्मीद है कि वो कानून आइन के मुताबिक जो हमारा हक है उन पे वो फैसले देंगे, और इशारतन वो कह भी चुके हैं, मुतअद्दिद बार कह चुके हैं। और तहरीक इंसाफ ने तो बिलखुसूस कहा हमारी 8 फरवरी की दरखास्त वो भी लगेगी, और अगर वो लगती है यानी कि इलेक्शन का ऑडिट आ जाता है, इलेक्शन फॉर्म 45-47 वाला मामला वहाँ पर खुल जाता है, ये तहरीक इंसाफ की तवक्कुआत हैं। तो इसलिए उनको तवक्कुआत है, और यही तवक्कुआत जो हैं वो PTI के खदशात, हुकूमत के खदशात हैं। उनको भी खदशात लाक हो गए कि कहीं ऐसा हो ना जाए अगर ऑडिट हो गया। आज भी उन्होंने कहा ख्वाजा आसिफ साहब ने, अगर बात यहाँ तक जाती है तो ये बड़ी खतरनाक बात होगी। यानी कि अगर इलेक्शन के ऑडिट की बात आती है तो मैं जिसको कहते हैं ना बड़ा हैरान हूँ इस बात पे कि ये खतरनाक बात कैसे है। अगर आप ठीक से जीते हुए हैं, आपके पास फॉर्म 45 बिल्कुल दुरुस्त है, कोई टेम्परिंग नहीं है, फॉर्म 47 में कोई टेम्पर नहीं किया गया, तो फिर आपको खौफ किस चीज़ का है? काजी साहब दें या मंसूर अली शाह साहब दें, यानी कि अगर वो इसको ओपन कर देते हैं, 9 मई की तहकीकात का ऐलान कर देते हैं, या इनकी 25 मई की दरखास्त को लगा देते हैं, या 8 फरवरी की दरखास्त को लगा देते हैं, तो फिर अगर आप दुरुस्त अंदाज से जीते हुए हैं, मेरा नहीं ख्याल खौफ होना चाहिए। खौफ फिर ये बताता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जिसका तहरीक इंसाफ शोर कर रही है मुसलसल। बहरहाल अब देखते हैं कि कौन किसकी बका जो है वो हमारे सामने आती है, तहरीक इंसाफ की या उसकी। इसका फैसला होगा, आईनी तरामीम हो सकती हैं, नहीं हो सकती, आईनी अदालत का क़याम अमल में आता है या नहीं आता। दोनों सूरतों में अपने अपने कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इसलिए दोनों तरफ जो है जोर पूरा लग रहा है। आने वाला हफ्ता भी बड़ा मेरा ख्याल है हंगामा खेज होगा। मैं आता हूँ आज मौलाना इनकी जानिब जनाब गंडापुर साहब। आज गंडापुर साहब ने दोबारा दूसरी मरतबा फ्लोर ऑफ द हाउस यानी KP असम्बली में खिताब किया। उसकी वजह यह बनी बुनियादी, अगरचे वो एक मरतबा खिताब कर चुके थे, सारी वजाहतें दे चुके थे, किस तरीके से वो गए और क्यों गए, कैसे गए, क्या मामलात हुए, कुछ उन्होंने बातें कर दी थी, लेकिन उसके बावजूद उनके जो कारकुनान हैं वो उन चीज़ों पर यकीन करने को तैयार नहीं थे। फिर गंडापुर साहब को आज दोबारा वजाहतें देना पड़ी। जब उन्होंने तकरीर की, मैंने पूरी तकरीर बगौर सुनी और 2 मरतबा सुनी। पहला इंप्रेशन मेरा ये था कि जिस शख्स के साथ ये तमाम तर वाक़यात हुए हों जो वो बयान कर रहे थे, तो उसका जो अंदाज़ बयान होता है वो ये नहीं होता जो गंडापुर साहब का था। यानी कि एक देवमालाई कहानी थी, यानी जिसको आम जिंदगी में तस्वुर भी नहीं किया जा सकता कि एक वजीर आला है, वो पिकेट में छुपा हुआ है, 4 घंटे वहां बैठा रहा, फिर उन्होंने छलांग लगाई। खुद बता रहे हैं कि वहां रेंजर्स की, पुलिस की गाड़ियां मौजूद थी, नफरी मौजूद थी। मैं उनके सामने से गुजर गया, मैं उनको नजर नहीं आया, मैं पहाड़ों में चला गया, वहां से गुजरते हुए मैं कहां तक पहुंचा, नीचे गाड़ियां गुजर रही थी, मैंने उनके ऊपर पत्थर फेंके, शायद कोई गाड़ी रुक जाए, 2 गाड़ियां, लेकिन कोई नहीं रुकी। फिर यानी कि मैं अगर तरतीब से बता दूं, वो ये कहते हैं जब मैं डी चौक से वहां पहुंचा, जब डी चौक के करीब थे, उन्होंने देखा, उनका मौक़िफ़ यह है कि पुलिस, रेंजर्स, कारकुनान, फौज सारे आमने सामने थे, बड़ी खौफनाक सूरत हाल थी। तो वो उन्होंने समझा कि मैं KP हाउस जाता हूँ, वहाँ पे जाके मज़ीद हिकमत अमली जो है इसके ऊपर देखते हैं कि क्या किया जा सकता है और क्या आगे करना चाहिए। वो हिकमत अमली पे गौर करने के लिए वहाँ पे पहुँचे। अब उनके बकौल जब वो वहाँ पहुँचे, उसके कुछ ही देर के बाद IG इस्लामाबाद की सरबराही में रेंजर्स भी थे और सारे थे, उन्होंने वहाँ पर धावा बोल दिया। और जब जनाब जो IG इस्लामाबाद हैं, इनके मुताबिक वो आए, उन्होंने सबसे पहले DSP से पूछा और गाली देकर, यानी अब्यूसिव लैंग्वेज में, कि कहाँ है वो गंडापुर, अली अमीन गंडापुर। तो उसने जो कहा, जी आप ये किस तरह बात कर रहे हैं, कि किस जुबान में। गंडापुर साहब के मुताबिक फिर उस IG ने उसके DSP के सर पे बट मारे 2 और जिससे उनका सर फाड़ दिया। उसके बाद जनाब वहाँ पे धावा बोल दिया, सूरत हाल बड़ी ख़राब हो गई। मुझे इत्तला दी गई कि वो आपको गिरफ्तार करना चाहते हैं और बड़ा डिस्ग्रेसफुली गिरफ्तार करना चाहते हैं। ये सूरत हाल, जो डिस्ग्रेसफुली गिरफ्तार करना अगर ऐसा था जो उनकी इत्तलात हैं, तो ये वाकई ही बड़ी ख़तरनाक बात है। विफाक के अंदर एक यूनिट जो आपका है मुल्क का, फेडरेशन का, उसके सरबराह को अगर आप इस तरीके से गिरफ्तार करते तो सूरत हाल तशवीशनाक हो जाती। ये बात शायद उन्होंने इसी चीज़ के पेश नज़र वहाँ फिर कहते हैं, जी मुझे बताया गया कि वो आपको डिस्ग्रेसफुली गिरफ्तार करना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने फिर अपना माइंड अप्लाई किया। तो एक बंदे ने इनको कहा, जी बैग पिछला जो रास्ता है वहाँ से निकाल के इनको एक पिकेट में बैठा दिया। अब वो पिकेट के अंदर, वो कहते हैं कि मैं 4 घंटे बैठा रहा उस पिकेट के अंदर, और 4 घंटे के दौरान मुझे आके दोबारा बताया गया, मैंने इनको कहा कि मेरे लिए कोई गाड़ी का इंतजाम करो। जब ये कहा तो उन्होंने कहा, जी जितनी भी गाड़ियां थी सबको उन्होंने तबाह कर दिया है, उनके टायर जो है वो ब्रस्ट कर दिए हैं, सारी फायरिंग है, कोई चलने के काबिल नहीं है, गाड़ी कोई मौजूद नहीं। वो कहते हैं मैंने इनको फिर कहा कि कोई गाड़ी का कई बाहर से कुछ इंतजाम करो, और पीछे के रास्ते से, यानी कि ये मुनाल वाली साइड जो है, जो यहाँ इस्लामाबाद में रहते हैं उनको मालूम है, उस तरफ जो है वो गाड़ी किसी तरह पहुंचाई जाए और मैं यहाँ से बैक साइड से फिर ऊपर तक जाऊँगा और फिर आगे जो भी होगा मामला। फिर उनको बताया गया, गाड़ी का इंतजाम हो गया। 4 घंटे यहाँ रहने के बाद वो कहते हैं मैंने पिकेट से जंप लगाई, वो रेंजर्स और पुलिस और सारे खड़े थे, मैं उनके सामने से गुजरा, उनको नजर नहीं आया, मैं आगे चला गया, चलता गया और गाड़ी आ गई। गाड़ी वही हमारे इसकी थी, ड्राइवर हमारे अपने थे, मैं उसमें बैठ गया
और वहां से बजाय इसके कहते हैं कि 2 घंटे का रास्ता था, सीधे रास्ते से जाते, तो वहां से नहीं गए, उन्होंने लंबे चक्कर काटे, फिर एक डीपीओ के घर पहुंचे। डीपीओ के घर पहुंचे, वहां पे नाश्ता किया, वो घर पे मौजूद नहीं थे, उनसे बात करवाई गई। और बात करवाने के बाद जब कहते हैं मैंने उसको कहा डीपीओ साहब को कि मुझे आप सिक्योरिटी प्रोटोकॉल दें, मैंने वहां पे पहुंचना है, और इसके साथ ही मैंने उनको कहा डीपीओ साहब को कि आपने ये बात किसी को नहीं बतानी, इस बात पर उसने इनकार कर दिया। डीपीओ साहब वजीर आला को, अपने वजीर आला को इनकार कर रहे हैं कि जी मैं इसको खुफिया नहीं रख सकता, मैं बताऊंगा। इन्होंने कहा जी ठीक है, तुम अपनी चीजें अपने पास रखो, मैं जिस तरह आया हूं मैं इसी तरह ही जाऊंगा। इन्होंने उनको भी इनकार कर दिया। सो बहुत सारी यानी कि झोल है स्टोरी के अंदर। मुझे ये लगता है उनकी वजाहत ने मामले को मजीद पेचीदा बना दिया, मजीद कंफ्यूज कर दिया। गो के बैरिस्टर गौर साहब कह रहे हैं कि ये दुरुस्त है, ये जो सारी बातें बताई गई ये ऐसे ही है, लेकिन इसको बिलीव कोई करने को तैयार नहीं है। क्या गंडापुर साहब को ये वजाहत देनी चाहिए? मेरा ख्याल है उनकी इस वजाहत ने मजीद कई सवालात को जन्म दे दिया है। बड़ी हैरान कुन बात है। मैंने वकला से भी बात हुई आज, इस्लामाबाद की जो मकामी यानी कि जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो सहाफ़ती बरादरी, उनसे भी बात, कोई भी इसको कबूल करने को तैयार नहीं है, कोई भी मानने को तैयार नहीं है। तहरीक इंसाफ की यह हिकमत अमली आगे उनको क्या फ़ायदा देगी या नुकसान देगी, इंटरनली विद इन द पार्टी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया उनके लिए कि अगर लीडरशिप का ये आलम है तो फिर कारकुनान जो है वो कैसे, उनको कौन लीड करेगा, किस तरीके से आदाब को हासिल करेंगे। तो ये क्वेश्चन मार्क्स जो हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं। उनकी वजाहत के बावजूद मजीद सवालात पैदा हो गए हैं, क्या आप वो उनको भी एड्रेस करेंगे? आने वाले टाइम में आपको आगाह करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। आप हमारे वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक कमेंट के जरिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।